नमस्कार। स्वागत है आपका यूवी क्लासेस में। आज स्टैटिक जीके के पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो कल हमने 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो आज का है, मतलब एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। कल हमने ये जोग्राफिकल टर्म देखा था। जो क्या था, हमने क्या देखा रहा था, देख रखा था। उसमें क्या था, पहले घास, घास, घास के बाद क्या था, टिड्डा, टिड्डा, ओके, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद था सर्फ, क्या था, मेढक के बाद था सर्फ। इतना देख लिए थे। तो हमने क्या कहा था कि यदि घास को 100 कैलोरीज ऊर्जा मिलती, कितनी, 100 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है, तो टिड्डा कितनी पहुंचेगी, कितना पहुंचेगी, 10 पहुंचेगी, 10। क्योंकि लिंडमान था, हमने कहा था यदि किसी के पास 100 कैलोरी ऊर्जा है या कुछ भी, जितनी भी ऊर्जा है दूसरे दूसरे को जाएगी जब तक, तब तक उसको केवल उसका 10% भाग मिलेगा। तो मतलब 100 का 10% करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसने लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना ऊर्जा भाई बेकार चली जाएगी, बेकार। तो 10 मिलना, 100 था, कितना बेकार चली गई, 90% ऊर्जा बेकार चली गई। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य स्तर के दूसरे स्तर में जाने पर क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, 90% ऊर्जा का ह्रास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक ऑप्शन यहाँ ऑप्शन रहता, ये जो ऑप्शन ए है इसको हम मिटा कर देते हैं 10%, क्या कर देते हैं 10%। यदि ये रहता तो अधिकतर लोग सोचते हुए 10% है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसने क्या पूछा, ऊर्जा का ह्रास होगा या होता है, तो 90% से होता है। यदि कितनी ऊर्जा मिलती है तब रहता है ऑप्शन 10%। क्या मान देते हैं आप लोग, 10%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाचकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका तो हम लोग कल देख ही लिए थे। ये पाचकी स्तूप क्या होता है, जिसको बोलते थे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है सीधा, एक बनता है उल्टा। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आधार। और ये वाले पोर्शन को बोला जाता है शीर्ष, क्या बोला जाता है, शीर्ष बोलते हैं। ओके, ये है आधार, ये है शीर्ष, ठीक। लेकिन इसकी परिकल्पना किसने दी थी, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था, चार्ल्स एल्टन। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन। दो टाइप के बनते हैं पाचकी स्तूप, एक सीधा, एक उल्टा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में उगेंगे, क्या उन्हें अल्पोद्भिद कहेंगे, क्या छायारागी कहेंगे, मरोद्भिद कहेंगे, या शैलोद्भिद कहेंगे, क्या कहेंगे। तो शैलोद्भिद की बात करते हैं, ऑप्शन डी से देख लेते हैं। तो इसको मतलब जो पहाड़ों पर, चट्टानों पर उगते हैं पौधे, उन्हें कहते हैं शैलोद्भिद। मरुस्थल में उगते हैं उसे कहते हैं मरुद्भिद। छाया रागी, इसको देख लीजिएगा, छाया रागी। कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हिंदी से आपको ले लेना है, हिंदी से पकड़ लेना है। कुछ ऐसे रहेंगे जिसको आपको इंग्लिश से लेना है, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ सिंपल से वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, छाया रागी। ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहते हैं छाया रागी। अब सूर्य का प्रकाश चाहिए तो क्या कहेंगे, अल्पोद्भिद। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ए। ओके, अब देख लेते हैं कुछ वर्षा से बात करते हैं। कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। इस क्वेश्चन देखेंगे उस वो वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी। अब पृथ्वी, अब पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन गुजरी है, बीचों बीच लाइन गुजरी है, जिसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, इसी का नाम क्या है भाई, इक्वेटर है। क्या नाम है, इक्वेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। तो इसके ऊपर वाले भाग को बोला जाता है, इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और निचले वाले भाग को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो देखिए क्या है कि अगर ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे, जैसे क्या करेंगे, ये क्या है, अब अक्षांश क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। बार बार ये चीज़ें आएंगी, समझ गए। वो देखिए, ये 0 डिग्री, ऊपर क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश। ये है 0 डिग्री। ओके,
अब देखिए पृथ्वी के केंद्र मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, केंद्र। तो केंद्र है, तो केंद्र से जो दूरी है, दूरी यहाँ तक केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो क्या कहलाती है, अक्षांशी। अक्षांशी कोणीय दूरी को क्या कहता है, अक्षांश कहते हैं। ये वाली सिस्टम मिला जाता है अक्षांश। तो ऊपर से ही देखिए, ऊपर से अगर 23.5 डिग्री जाते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर वाले क्या कहते हैं, नॉर्थ के साउथ, उस ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे क्या नीचे आ गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है अभी, साउथ, 23.5 डिग्री साउथ है। तो इस वाले एरिया को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब कटिबंध क्या होता है, कटिबंध क्या होता है कि दो अक्षांशों, मान लेते हैं ये है 1 डिग्री और नीचे भी 1 डिग्री, अब बीच में है 0। तो 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 1 डिग्री साउथ, 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 1 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र रहेगा उसी को कहता है, हम लोग क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, कटिबंध। अब क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं आपको एकदम सीधी पड़ती हैं, तिरछी नहीं पड़ेंगी। मान लेते हैं सन है, सन, ये सन है, ये क्या कर रही है, एकदम सीधी पड़ रही किरणें। तो क्या होगा, अगर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगी, भयंकर गर्मी होगी। अब जब भयंकर गर्मी होगी तो टेम्परेचर क्या है, मान लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर खूब ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उमस ज़्यादा होगी। अब उमस ज़्यादा होगी, मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगी, बारिश भी ज़्यादा होगी, वर्षा भी क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे वो कैसे रहेंगे, हरे भरे। कैसे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। ओके, तो यही बात समझाना था। यही, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में, उष्ण क्षेत्र समझ गए ना, क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जहाँ, अतः वहाँ वन पाए जाते हैं। कैसे, अब जहाँ वन एकदम घनघोर वर्षा होगी वहाँ कैसे पाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, सदाबहार वन। देखिए सदाहरित वन लिखा है, सदाबहार लिखा रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहता है। ठीक, सदाबहार वन क्या होते हैं, ऐसे वन जिसकी पत्तियां क्या होती हैं, हमेशा लगी रहती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं गिराते हैं अपनी पत्तियां। मान लीजिए कोई जंगल है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप क्या करेंगे, कुछ पत्तियां का, कुछ पेड़ पौधे क्या करेंगे, कुछ इस मतलब मान कुछ समय जनवरी के महीने में गिरा दी, कुछ फिर जब तक उसके बाद क्या हो, कुछ फरवरी में गिरा दी। तो ऐसा लगता है कि हमेशा क्या है, वन क्या है, हरा भरा रहता है। तो इसलिए कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सदा हरित वन या सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे बायोम। चैप्टर का नाम क्या है, बायोम। अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे बायोम, इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई घासी बायोम, मरुस्थलीय बायोम, सागरीय बायोम, बहुत सारे बायोम पढ़ना है। तो उसमें ये डिटेल पढ़ाया जाएगा कि किस अक्षांशों के मध्य ये सब पाए जाते हैं। यहाँ उतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में भारी बारिश होगी परंतु शरद ऋतु में क्या होगी, कम वर्षा होगी। तो वहाँ वर्षा सबसे ही कम होती है, उन क्षेत्र वन मिलते हैं। तो वन की बात करते हैं, मरुस्थल में तो नहीं मिलेगा भाई। अब बात करते हैं सदाहरित वन, तो ग्रीष्म ऋतु में भारी परंतु सर हमेशा वर्षा होती है, सदाहरित, ये भी नहीं होंगे। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब लेकिन दृढ़ दृढ़ पर्णी वन जो होते हैं इसमें क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में भी क्या होती है, इसमें जो होता है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में भारी बारिश नहीं होती, लेकिन क्या होता है इसमें शरद ऋतु में होती है। लेकिन तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, घास वन, घास वन हो जाएगा ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, किस मंडल में। आप देखते होंगे वायुमंडल के 5 भाग बांटे गए हैं, तो 5 परतें हैं वायुमंडल की। तो ये देखिए समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, अयन मंडल, एक होता है बहिर्मंडल, वो होता है। अब देख लेते हैं ये जो मंडल जो होते हैं, ये मंडलों का काम है। मंडल जो 5 होते हैं, देखो अंग्रेजी आपको जानना जरूरी है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडलों को बोलते हैं, क्षोभ मंडलों के बाद ट्रोपोस्फियर, मध्य मंडल को मीजोस्फियर, आयन मंडल का आयनोस्फियर बोला जाता है। अब लेकिन क्या बात करते हैं, तो बादल,
आप देखते हैं धूल कण कहाँ रहते हैं, धूल कण देखे रहेंगे तकरीबन यहाँ 0 डिग्री 0 किलोमीटर से लगा कर जहाँ आप रहते हैं, हम रहते हैं, वहाँ से लगभग क्या 15 से 18 किलोमीटर, 15 से 18 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें क्या आपको धूल धक्कड़ आपको मिलते रहते हैं। तो आपको वहाँ क्या है, वहीं आप क्या करते हैं, आंधियाँ तूफान चलते हैं, बिजली बादलों को बनना होता है, बिजली कड़कना होता है। और इसमें खास बात क्या होती है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप 165 मीटर, कितना 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डाउन। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाले जो ये जो क्षेत्र है वो किसके लिए, क्षोभ मंडल, वो ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ये तो क्वेश्चन करा दिए हैं, पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था। अब देख ही लेते हैं। हेलोफाइट बिल्कुल सही है। लिथोफाइट चट्टानों में, आपको ऑप्शन में दो लिख के बताना है, ऑक्सिलोफाइट एंड कैम्जोफाइट। ऐसे पौधे, किन पौधों को हम लोग कैम्जोफाइट कहेंगे और ऑक्सिलोफाइट कहेंगे, ठीक। इसका ऑप्शन जो है, लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में हेलोफाइट, ऑप्शन ए। ओके, अगला देख लेते हैं। देखिए, हमें एक ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको नाम बोला जाता है मृदा। क्या बोलते हैं, मृदा, सॉइल। कल थोड़ी थोड़ी बात हुई थी मृदा की, बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन है मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं। मृदा मृदा की अगर उर्वरकता बढ़ती है उसको क्या कहते हैं। क्या अपर्दन, अपर्दन तो कट फट जाना उसको अपर्दन कहते हैं। ह्यूमस को बोलते हैं नमी। कार्बनिक, जहाँ जहाँ कार्बनिक पदार्थ होगा वहाँ होगा ह्यूमस। परिवर्तन है जल योजन, जल को रोक के रखना। मतलब क्या, मृदा परिवर्धन किसे कहते हैं कि मृदा की उपजाऊ क्षमता या जनन क्षमता बढ़ गई, उसे कहते हैं मृदा परिवर्धन। को क्या कहता है, मृदा जनन कहा जाता है। मृदा जनन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मृदा जनन कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, कहाँ होता है। आप क्वेश्चन कहेंगे वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, कहाँ होगा। आपको लगेगा भाई कहाँ होगा भाई, आपको लगेगा जो स्तर है, मान लेते हैं ये कई स्तर है, मान लीजिए। आपको लगे हो सकता है भैया कि या ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही तो ऊपर का हो सकता है, या नीचे एकदम शांत है तो या नीचे पृथ्वी की सतह से हो सकता है। मध्य वाला क्या होगा, एकदम नॉर्मल हो सकता है, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो जलाशय होते हैं, जो सूर्य की गर्मी होती है वो कहाँ पड़ती है, ऊपरी तक। अब कुछ भागों तो कई मीटर तक चली जा सकती है, तो इसलिए क्या होता है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान कहाँ पा जाएगा, ऊपरी में, ऊपरी स्तर में। कहाँ पा जाएगा, ऊपरी स्तर में। अब देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉरेस्ट, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, फॉरेस्ट में यहाँ सिर्फ देख लेते हैं थोड़ा सा। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है, वो कहाँ पाएंगे। विशेषता है क्या, पूरे वर्ष भारी वर्षा है। अब पूरे वर्ष भारी वर्षा अगर होगी तो वहाँ क्या पा जाएंगे, सदाबहार वन पा जाएंगे। पूरे वर्ष कम वर्षा तो मरुस्थलीय वन पा जाएंगे। तो ए और डी तो गए, ए और डी चले गए, जिसको हमने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड कहा था। तो पूरे वर्ष भारी वर्षा हो जाएंगे तो वहाँ सदाबहार वन पा जाएंगे। अब पूरे वर्ष कम वर्षा हो जाएगी तो वहाँ मरुस्थलीय वन पा जाएंगे। तो ये तो चले गए ऑप्शन। अभी हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु में क्या था, भारी बारिश एवं शरद ऋतु में कम वर्षा, वहाँ थे घास वन। वहाँ कहाँ पाए जाते थे, घास वन। अभी चर्चा किए थे, घास वन पाए जाते हैं। अगर घास वन, दृढ़ पत्री वन क्षेत्रों की विशेषता क्या होगी। जब ऑप्शन क्या बचेगा, तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है सही, ऑप्शन बी क्या है सही है, ऑप्शन सी नहीं चाहिए। देखिए ए और डी एलिमिनेट कर दिया था, अब बी सी को भी एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। अब देखिए, मृदा भी बहुत टाइप देखना है हमको। मृदा भी, सॉइल भी, हमने क्या कहा था, ज्योग्राफी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको बोलेंगे सॉइल। उसमें बहुत टाइप के सॉइल हैं, उसके कंपोजिशन है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब थोड़ा सा यहाँ एक वर्ड है, इसको थोड़े से देख लेते हैं, विले एंड विलायक। बात आएगी विले एंड विलायक, क्या आएगी, विले एंड विलायक की बात आएगी।
ओके विला, देखो विलेय, जो चीज़ घुलेगी, जो चीज़ घुलेगी उसको बोलेंगे विलेय, और जिसमें चीज़ घुलती है उसको बोलते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। जिसमें चीज़ घुलेगी उसको बोलते हैं विलायक, जो चीज़ घुलेगी उसको बोलते हैं विलेय। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं एक क्या है, इस एक बॉटल है, एक पॉट है, बर्तन है। मान लेते हैं इसमें क्या है, 250 ग्राम, क्या है, 250 ग्राम ग्राम इसमें जल भरा। क्या है? जल आपने रख लिया। और आपने क्या किया, 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने शराब मिला ली। अब 10 ग्राम शराब मिला ली तो जो मिला है, जो घुला है, मतलब शराब मिली है ना 10 ग्राम। अब 10 ग्राम शराब मिली तो ये हो गया विलेय। किसमें मिला है? जल में मिला है। मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ऐसे बात कर लेते हैं, जिसमें चीज़ घुलेगी, जिसमें चीज़ घुलेगी उसको विलायक, जो चीज़ घुलेगी उसको विलेय। तो फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। सुपोषी बोलेंगे, कुपोषी बोलेंगे, दोमट बोलेंगे, बलुई बोलेंगे। जिसमें विलायक जो होंगे अच्छी तरह घुल जाएंगे उसको सुपोषी मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपोषी मिट्टी बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक क्वेश्चन एक पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे एक बात कहेंगे मृदा, क्या नाम, मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं, प्रोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रोफाइल, प्रोफाइल, प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल बोला जाता है। सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। एक वर्ड यूज किया है संस्तर। अब संस्तर क्या होता है, जैसे आपने बर्गर खाया होगा, बर्गर खाया होगा ना, तो अगर बर्गर ऐसे है तो उसमें क्या कई लेयर होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो बीच में क्या होगा, कुछ मटेरियल वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपरी वाले भाग को दूसरा कुछ कहेंगे, मध्य वाले दूसरा, मध्य भाग, निचले भाग को निचला भाग कहेंगे। ऐसे क्या मिट्टी में संरचनाएं पाई जाती है। मिट्टी में क्या कहते हैं? संरचनाएं। जैसे आप फावड़े से मिट्टी को खोदते होंगे, ऐसे मान लीजिए मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, अगर ऐसे खोदेंगे, अगर खोद रहे हैं ना, तो देखते हैं ना उसमें क्या होता है, लकीरें टाइप पाए जाते हैं, ऐसे लकीरें टाइप पाए जाएंगे। वो क्या होता है? वो क्या होता है? परतें होती हैं। क्या होती हैं? परत होती हैं, परत। तो वैसे इसमें क्या होते हैं, कई परतें पाई जाती हैं, जिसको बोला जाता है ए, क्या बोलते हैं, कुछ होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ए है, संस्तर है, बी है, सी है, डी है, ये सब सारे, आर है, ओ है, ये सब बहुत सारे संस्तर है, जिसको बोलते हैं प्रोफाइल बोला जाता है। ये तो सबसे जो बाहरी परत जो होती है, जो सबसे बाहरी, जहाँ आपकी जड़ें होती हैं, जहाँ नमी होती है, नमी चीज़ होती है किसी भी पेड़ पौधे को, उसको संस्तर क्या होता है? ए। ठीक। डी वाले में क्या होता है? नमी में कुछ नहीं होती यहाँ, जैसे क्या लास्ट सिरा होता है, लास्ट पोर्शन होता है, वो जिसको बोलते हैं डी प्रोफाइल, मृदा परिच्छेद का, उसको डी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कंकड़ पत्थर मिलते हैं भैया, यहाँ से क्या होते हैं? जड़ें मिलते हैं भैया। ए वाला आपको याद कर रखना है, डी वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षय होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरएस में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कहते हैं भाई, जितना ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ जितने भी पृथ्वी में होंगे, यदि वो क्या हो जाएगा, अपचित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अपघटित, उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, खा के मिला देंगे पृथ्वी में, तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा। क्या बनेगा? ह्यूमस, ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिक्षिका का संस्तर प्रोफाइल, जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उससे कहेंगे हम लोग कौन सा? क्या प्रोफाइल ए कहेंगे, क्या प्रोफाइल बी कहेंगे, क्या सी आर कहेंगे, क्या ओ कहेंगे? तो क्या कहेंगे हम लोग? ओ। ओ, ये मिट्टी में पढ़ना है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, सर बहुत ज़्यादा बताया नहीं है, हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे पूरा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। उपजाऊ लोम मृदा, देख रहे हैं कितना मृदा मृदा आ रहा है, बार बार मृदा आ रहा है। चलिए इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मृदा के बारे में बात कर लेंगे। तो लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो लोम मृदा होती है, जैसा आपने पढ़ रखा होगा, है ना, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी आप पढ़ रखी होंगी। तो वैसे ही एक मिट्टी है लोम मिट्टी, उसमें बालू और मिट्टी का कितना अनुपात होता है? तो बालू कितना होना चाहिए और मिट्टी कितना होना चाहिए? देखिए कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, कितनी होती है? 100%। तो उसमें कितना कितना अनुपात है उसी को देखा जाता है। तो बालू कितना होता है उसमें? 70% और 30% क्या होती है? मिट्टी। वो कौन सी मिट्टी है? लोम मृदा। लोम मृदा में 70% बालू और 30% मृतिका होती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि क्या है, आपकी मृदा में अम्लीय है, एसिडिटी है, अम्लीयता है, एसिड है, तो उसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो वहाँ मिलाया जाता है डोलोमाइट एंड चूना पत्थर। डोलोमाइट एंड चूना पत्थर मिलाया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इस
वीडियो का हम लोग लाइक्स रखते हैं, लाइक्स की बात कर लेते हैं 50 लाइक्स, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि 100 लाइक्स का टारगेट रखा था, 100 लाइक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए इस वीडियो में घटा करके 50 लाइक्स कर दिया गया है। देखते हैं आप लोग 50 लाइक्स कब तक कर देते हैं। आप इतना सपोर्ट करें इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।